हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक हमारा है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच वर्चुअल समिट। ठीक है, जुलाई 2020 में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 15वां शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, 15th जो है आपका समिट हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच। देखिए ये समिट जो है 15 समिट हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें हम आगे एक्सटेंड करेंगे 5 ईयर्स के, जैसे वैज्ञानिक सहयोग है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम जो है 5 ईयर्स के लिए इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पहले भी 2001 से 2020 के लिए हमारे बीच में समझौता हुआ था साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। वो 2020 में 17 मई 2020 को खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम जो है इसको 5 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड करेंगे 2020 और 25 के लिए। ठीक है ना, तो इसके साथ और बहुत सारे समझौते हुए एफटीए नेगोशिएशंस हुए हैं। ठीक है ना, 5 ईयर्स के रोड मैप प्रिपेयर किया गया है इंडिया और ईयू के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। ठीक है ना, और जो है आपका रिन्यूअल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है 5 ईयर्स के लिए, वो तो हुआ ही है। साथ में जो है आपका रिसोर्स इफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। ठीक है ना, अगर सर्कुलर इकोनॉमी होगी तो दोनों ही जो पक्ष हैं वो कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है ना कि जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन है वो एक यूनिवर्सल वैल्यू शेयर करते हैं। जैसे यूनिवर्सल वैल्यू क्या हम कह सकते हैं, डेमोक्रेसी हो सकता है, फ्रीडम है ना, प्लूरलिज्म है। जैसे इंडिया में किसी एक जो है एथनिक जो है एक एथनिसिटी के लोग नहीं रहते हैं, है ना, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट क्रीड्स और डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। ऐसे ही यूरोप भी है। ठीक है, वहाँ पे जो है आपका पोर्चुगीज है, फ्रेंच है, जर्मन पीपल हैं, तो सारे लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, इंक्लूसिविटी वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो कुछ जो है कॉमन वैल्यूज हैं जो हम लोग शेयर करते हैं, इसलिए हम लोग का जो एग्रीमेंट है एक दूसरे के साथ वो काफ़ी जो है क्या हो जाता है, कोऑपरेटिव हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर कोऑपरेट कर रही है दोनों, ठीक है ना, तो ये यूरोपियन यूनियन एज वेल एज इंडिया दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, विन विन सिनेरियो होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमारा टोटल ट्रेड वगैरह कितना है ये सब जानने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहिएगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है इतना। डेटा सिक्योरिटी के लिए भी बातचीत की गई है कि अगर इंडिया का कोई डेटा वहाँ पे जा रहा है या उनका डेटा आ रहा है तो उसकी सिक्योरिटी किस तरीके से करनी है। ठीक है, नेवल कोऑपरेशन है, न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, एनर्जी डोमेन में भी बात की गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और इसके अलावा देख लीजिए जल के क्षेत्र में ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, एग्रीटेक। ठीक है, एग्रीटेक और जैव स्वायत्ता, एकीकृत साइबर प्रौद्योगिकी प्रणाली, सूचना एवं प्रशासन प्रौद्योगिकी। ठीक है ना, और स्वच्छ प्रौद्योगिकी, इन सारी चीज़ों में उनके बीच में अनुबंध हुआ है। और जो है क्या हुआ, नवाचार के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी दोनों कंट्रीज के इस ये जो हमारा समिट हुआ है इसके जरिए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, पहला जो है इसमें टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय अगर विधि की बात करें तो पहला है रोहिंग्या मामला। तो नवंबर 2019 में अफ्रीकी देश गाम्बिया के मुस्लिम देशों ने ओआईसी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्याओं से संबंधित मामला उठाया है। ठीक है, किसने उठाया है, अफ्रीकी कंट्री है गाम्बिया, इन्होंने मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की तरफ से, ठीक है ना, किसने उठाया है, गाम्बिया ने उठाया, याद रखिएगा। रोहिंग्याओं से संबंधित मामला जो है कहाँ पे उठाया है, इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इन्होंने क्या है, इसके प्रत्युत्तर में म्यांमार के चांसलर एवं नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, आंग सान सू की, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार का पक्ष रखा है। उन्होंने म्यांमार का पक्ष रखा है आंग सान सू की ने, और गाम्बिया ने जो है रोहिंग्या का पक्ष रखा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जो कहाँ पे है, हेग में है। ठीक है ना, अब क्या है कि रोहिंग्या के बारे में अगर जाने तो रोहिंग्या एक सजातीय समूह है। ठीक है, सजातीय समूह है जिसमें ज्यादातर लोग कौन है, मुस्लिम है। उन्हें म्यांमार द्वारा पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई है और उन्हें विदेशी निवासी या सहयोगी नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। विदेशी निवासी या नागरिक सहयोगी नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अब देखिए 2017 में म्यांमार सेना द्वारा रखाइन राज्य में रोहिंग्या गांवों पर एक क्रूर कार्रवाई की गई थी और उसके पीछे जो है कुछ जो इग्निशन था वो रोहिंग्या का था। उसके बाद जो है म्यांमार की सेना ने उनके ऊपर कार्यवाही की थी। ठीक है, कुलभूषण जाधव का अगर प्रकरण देखें तो देखिए मई 2020 में देखिए हमारे यहाँ के नागरिक थे कुलभूषण जाधव। ठीक है, हम इंडिया का कहना है कि ईरान से जो है अमेरिका ने उनको जो है पकड़ा था और वो अपने यहाँ लेके गए थे और अपने हिसाब से उन्होंने कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर शुरू कर दी। तो उनका किस बेस पे किया, उन्होंने कहा कि ये जासूस है इंडिया के, स्पाई करते हैं इंडिया के लिए। ठीक है ना, इंडिया इस बात को नकारती है। तो मई 2020 में पाकिस्तान सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई कि कुलभूषण जाधव प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का पूरी तरीके से पालन किया है। ये पाकिस्तान ने कहा है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह रही है उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं। हुआ क्या था कि ये जो है इनके ऊपर कार्रवाई करी गई और इनको जो है किसकी फांसी की सजा मिली थी। ठीक है, तो इस पे रोक लगाया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। ठीक है, हेग में जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उन्होंने इस पे रोक लगाया था और जो है कहा कि ये जो है
पाकिस्तान इस जो अब जो उनका जो फैसला है उस पर पुनर्विचार करे। ठीक है, तो पाकिस्तान यही कह रहा है कि हम उस पर जो है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए न्यायालय के ने पाकिस्तान से जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की बात कही। देखिए काउंसलर एक्सेस जो है वियना कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। काउंसलर एक्सेस में ऐसा होता है कि कोई हमारे डिप्लोमेट हैं, है ना, या फिर हमारे डिफेंस में कोई जो है पर्सनल है, अगर किसी कंट्री में वो फंस गए हैं या फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वो जो हमारे काउंसलर्स हैं, सॉरी हमारे जो आपके चाहे वो एम्बेसडर हों, चाहे हाई कमिश्नर कह सकते हो, ठीक है ना, तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही दूसरी कंट्री नहीं कर सकती है। अगर कोई कार्यवाही करनी होगी तो जो पेरेंट कंट्री है उनको कहा जाएगा और उनको जो है कार्यवाही वो करेंगे, बट वो कोई केस उनके कंट्री में नहीं चलेगा। ठीक है ना, और काउंसलर एक्सेस मतलब ये होता है कि अगर कोई जो है डिप्लोमेट इस तरीके की सिचुएशन में है तो उनको जो है क्या होगा, उनसे कोई डिप्लोमेसी के लेवल पे हम वहां से उनको कम्युनिकेट कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा कम्युनिकेशन से। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका काउंसलर एक्सेस। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान का दावा है कि उसने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 से बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा बलूचिस्तान से किया, जासूसी कर रहे थे इंडिया। इंडिया कहती है कि ईरान से किया है गिरफ्तार। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 को जाधव को जासूसी के आरोप में जो है क्या फांसी की सजा सुना दी। ठीक है, जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुना दी। अब वियना कन्वेंशन के बारे में देख लीजिए कि पाकिस्तानी अदालत के खिलाफ भारत ने इस प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दर्ज कराया। इसके बाद आईसीजे के ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी। ठीक है, 1961 में अस्तित्व में आई है वियना कन्वेंशन, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जस्ट अ सेकंड प्लीज, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि राजनयिकों को विशेष अधिकार दिया जाएगा। जो राजनयिक हैं उनको विशेष अधिकार दिया जाएगा इस संधि के तहत। 85 आर्टिकल्स हैं, 85 आर्टिकल्स हैं, एवं भारत ने कुलभूषण जाधव का मामला इसी संधि के तहत उठाया है। ठीक है, वियना कन्वेंशन के। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हमारा है इटालवी और मरीन विवाद। ठीक है ना, जो इटालवी मरीन विवाद है वो क्या है, देखिए इटली के 2 जो है सिटीजन्स थे वो इंडिया में आए थे। ठीक है ना, किस शिप से आए थे, और इंडिया के 2 मछुआरे थे, वो जो है उनको पायरेट समझ के उनके ऊपर गोली चला दी थी और उनकी डेथ हो गई थी मछुआरों की। ठीक है, तो उनके खिलाफ इंडिया का केस चल रहा था। इंडिया ने कहा अपने यहाँ हम केस चलवाएंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहती है कि केस जो है यहाँ पे नहीं चलेगा, लेकिन जो भी कंपनसेशन होगा वो इंडिया को दे दिया जाएगा, और जो जान माल का जो भी नुकसान हुआ है वो इंडिया को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था, देखिए इसमें क्या है, वो कंपनी देगी। ठीक है, तो देखिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत एवं इटली के मध्य चल रहे इतालवी मरीन मामले के संबंध में फैसला दिया, और इस फैसले के तहत भारत की इस दलील को खारिज कर दिया है कि इतालवी नागरिक जिन पर भारतीय मछुआरों को मारने का आरोप है उनके विरुद्ध भारतीय न्यायालय में मुकदमा चलाएगा। मतलब भारतीय न्यायालय में मुकदमा नहीं चलेगा, ऐसा जो है कोर्ट ने कहा है। ठीक है, इसी के साथ ट्रिब्यूनल ने अपने निर्णय, ट्रिब्यूनल है ये, ठीक है, इसी प्रकार ट्रिब्यूनल ने अपने निर्णय में कहा कि इतालवी नागरिकों के कृत्यों के भारत की अनक्लॉज समुद्री संधि होती है एक, उसके अनुच्छेद 87(1)(a), ठीक है, 87(1)(a) तथा 90 के तहत भारत के नौवहन संप्रभुता है उसका उल्लंघन किया है। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि जो इतालवी नागरिक थे, इंडिया की सॉवरेंटी जो है अनक्लॉज है, जो मतलब एक जो है ओसेनिक एक आपका संधि होती है, उसको जो है क्या है, उसको ब्रेक किया है, उसको जो है वायलेट किया है इन्होंने। इसके अतिरिक्त ट्रिब्यूनल ने इस घटना के संदर्भ में जान माल के नुकसान की भरपाई हुई तो भारत को मुआवजा देने के हेतु इतालवी जो कंपनी है उसको आदेश दिया है। अब देखिए 2012 में भारतीय तटरक्षक पुलिस ने एक इतालवी जो है टैंकर, यानी कि उसका नाम था एनरिका लेक्सी, याद रखिएगा एनरिका लेक्सी है, इस पे तैनात 2 नाविकों को मछुआरों को गोली मार दी। ठीक है, नाविकों को, जो मछुआरे थे उनको गोली मार दिया गया, और जो है उनको हिरासत में जो है इंडिया में ले लिया गया। ठीक है, तो ये जो है मामला वहीं से स्टार्ट हुआ था 2012 में। ठीक है, नाम था इसका टैंकर का एनरिका लेक्सी। नेक्स्ट हमारा उइघुर मामला। तो देखिए उइघुर कौन है, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये चीन में पाए जाते हैं। ठीक है, शिनजियांग जो एक प्रांत है चीन में, वहीं के लोग हैं ये, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए जुलाई 2020 में उइघुर समुदाय के लोगों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रुख किया, और उइघुर एक तुर्की भाषी अल्पसंख्यक समूह है। यह मध्य एवं पूर्वी एशिया के सामान्य क्षेत्रों से सांस्कृतिक रूप से संबद्ध है। इन्हें उत्तर पश्चिमी चीन में सिंजियांग, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट रीजन में सिंजियांग उइघुर स्वायत्त प्रांत के मूल निवासी के रूप में जाना जाता है। चीन इनका भरपूर तरीके से जितना भी हो सकता है इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करती है। उनका कोई एक्चुअली राइट्स तरीके से नहीं है, कोई धार्मिक जो है उनका कोई जो है अधिकार नहीं है, तो चीन उसको पूरे तरीके से वायलेट करती है, इनका उत्पीड़न कर रही है। ठीक है, अब देखिए भारत एवं चीन झड़प, हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए भारत और चीन झड़प क्या है,
देखिए इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट पोंगोंग सो लेक पे ज़्यादा जो है हम इस पे फोकस कर रहे हैं। देखिए 2020 में भारत और चीन सेना के बीच में पूर्वी लद्दाख में, कहाँ पे, ईस्टर्न लद्दाख में है, ये पोंगोंग सो है, ठीक है। पोंगोंग सो एक लेक है, उसी के पास झड़प हुई 2020 में लद्दाख के गलवन में। कहाँ पे, लद्दाख के गलवन में भारत और चीन के सेनाओं के बीच तीखा संघर्ष भी हुआ, ठीक है। इसके पहले भी 2020 में भारतीय एवं चीनी सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस के समीप सिक्किम सेक्टर के नाकुला एवं पूर्वी लद्दाख के पोंगोंग सो लेक के पास अस्थायी तथा अल्पकाल की झड़पें हुई। तो देखिए एलएसी को लेके बहुत डिमांड जो है वहाँ पे डिस्प्यूट है। एलएसी के लिए डिस्प्यूट क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पोंगोंग सो लेक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेक बहता हुआ आ रहा है, ये पोंगोंग सो लेक है, तो इस पे कुछ फिंगर्स बनी हुई है, ठीक है ना। वैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फिंगर्स हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है अभी फिंगर 2 पे है, लेकिन इंडिया का अधिकार फिंगर 4 पे है, ठीक है ना। और फिंगर 6 पे वो कहती है कि फिंगर 6 तक हमारा है, ठीक है। चाइना कहती है कि इंडिया जो है फिंगर 2 तक है, लेकिन ये जो फिंगर 4 है वहां तक इंडिया नहीं आ सकती। कभी कभी चाइना जो है फिंगर 4 के अंदर फिंगर 2 में जाके जो है क्या कर सकती है, वो अपनी बोटिंग वगैरह वो लोग करते हैं, अपनी शिप्स लेके जाते हैं, बोटिंग नहीं शिप्स लेके जाते हैं वो। तो क्या होता है कि अब देखिए इसमें क्या होता है, जब वो शिप लेके जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आके, तो या तो ऊपर देख लेते हैं एक सेकेंड, हाँ। तो जब वो शिप लेके जाते हैं तो क्या होता है कि अब अगर मान लीजिए फिंगर 2 पे वो लोग पहुंच गए, तो ये शिप बीच में वो चाइना की हो गई और हम लोग जो है चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जो समुद्री वाटर होता है, जो समुद्री पानी होता है, वो क्या होता है, वो लहरें बनाना क्रिएट कर देता है, और सिचुएशन को हम कहते हैं बर्ड पूल सिचुएशन, ठीक है। तो बर्ड पूल क्रिएट किया जाता है और फिर वो शिप जो है यहाँ से किस तरीके से बच के चली जाती है। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे, ठीक है। मेन जो है प्रॉब्लम है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, वो एक्चुअली निर्धारित नहीं है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या, इसलिए डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होती है। और देखिए चाइना के लिए थोड़ा सा एडवांटेज पोजीशन हो जाता है, क्योंकि चाइना के पास जो शिप्स हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस है, अभी तक इंडिया के पास नहीं थे। इंडिया ने भी जो है वो बनवा लिया है। अब क्या है, ये जो हमारा पोंगोंग सो है उसके बारे में देखें तो ये ब्रैकिश वाटर जो है लेक है, ठीक है। विंटर्स में क्या हो जाता है, फ्रोज हो जाती है, ठीक है ना। विंटर में क्या हो जाती है, फ्रोज हो जाती है, ये जम जाती है लेक, ठीक है ना। तो अब ये जो बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वहाँ पे अगर जिसका भी जो है संप्रभुत्व यहाँ पे रहेगा, यानी जिसका अधिकार रहेगा, जो है अपने आप को स्ट्रेटेजिकली वहाँ पे अच्छे तरीके से लोकेट कर लेगा, तो वो जो है ज़्यादा बेटर पोजीशन में होगा, चाहे वो वॉर हो, चाहे ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो चाहे वो पेट्रोलिंग करनी हो, तो उस सिचुएशन में वो ज़्यादा जो है उसको जो है उसका इम्पोर्टेंस वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, और वो विन विन सिचुएशन में रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा, और इसके आगे अब हम इस पर और आगे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है भारत चीन झड़प के दौरान चर्चा में रहे स्थल कौन कौन से। नीमू, पहले नीमू देख लेते हैं। नीमू क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिक के साथ बातचीत करने के लिए लद्दाख में नीमू की यात्रा की, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने नीमू की यात्रा की, और कहाँ पे, लद्दाख में है। नीमू भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है। क्या है ये, भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है। सड़क सीमा संगठन BRO जास्कर घाटी में पदुम से नीमू तक एक सड़क का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो कौन कर रहा है, BRO कर रही है। पदुम से नीमू तक एक जो है रोड बना रही है। नीमू लद्दाख क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक गांव है, और ये जास्कर श्रेणी से घिरा है। तो नीमू कहाँ पे है, जो है आपका लद्दाख में है, और जास्कर श्रेणी से घिरा हुआ। यह सिंध और जास्कर नदियों के संगम के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। तो नीमू किसके लिए, सिंध और जास्कर, ठीक है, सिंध और जास्कर नदियों के संगम के लिए फेमस है ये नीमू। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक पहाड़ी भी है। आपने बहुत बार जो है देखा होगा, हो सकता है डिस्कवरी में देखा हो, कहीं और देखा हो, कहीं पढ़ा हो आपने। तो वहाँ पे मैग्नेटिक पहाड़ी अपने आप जो है गाड़ियाँ जैसे चलती रहती है, मैग्नेटिक पहाड़ी है वहाँ पे, सिर्फ 8 किलोमीटर दूरी पे है। इस पहाड़ी को ऑप्टिकल इल्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, ऑप्टिकल इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। इसी इलाके में आंचली गांव में नीमू बागजो पन बिजली परियोजना चल रही है। कौन से गांव में, आलची गांव में, ठीक है, आलची गांव में नीमू बागजो पन बिजली परियोजना चल रही है। भारत ने के इस कदम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और अक्साई चिन्ह और POK के लिहाज से इस क्षेत्र को बड़ा सामरिक महत्व का माना जा रहा है नीमू को, ठीक है। नीमू कहाँ पे है, लद्दाख में है, और ये जो है आपका जास्कर जो है श्रेणी में है, और नदियाँ कौन सी, सिंधु और जास्कर जो है यहाँ संगम है इसका, इसलिए बहुत फेमस है। मैग्नेटिक पहाड़ी यहीं पे बगल में, इसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, और यहीं पे जो है नीमू बागजो पल बिजली परियोजना भी है। तो नेक्स्ट हमारा है गलवन घाटी, ठीक है। गलवन घाटी है
हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के मध्य आपस में मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों की ओर से पत्थरें, चाकू और धारदार हथियारों से प्राणघातक हमले किए गए। और यह पूर्वी लद्दाख में, कहाँ पे है ये, ईस्टर्न लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है गलवान घाटी। ठीक है, भारत और चीन के बीच करीब 3440 किलोमीटर की, ठीक है, उससे जो है लंबी जो है सीमा है, जिस पर कुछ स्थानों पर दोनों देश एक दूसरे से के पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हैं। ठीक है, जो है भारतीय और चीनी सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा के 3 स्थानों, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, गलवान, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग झील। ठीक है, पैंगोंग सो मतलब झील होता है, तो गलवान, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग झील पर तनावपूर्ण स्थिति जो है अभी रही है। तो ये था हमारा। और देखिए, गलवान नदी घाटी या गलवान रिवर वैली का सामरिक महत्व क्या है। गलवान घाटी क्षेत्र लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य, किसके, लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य भारत और चीन की सीमा के निकट है। इसी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से विभाजित करती है। ठीक है, तो ये जो गलवान में ही है जो है LAC है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है, ये जो है भारत और चीन को जो है विभाजित कर देती है। अक्साई चीन घाटी चीन के दक्षिणी सिंजियांग, कहाँ पे है ये अक्साई चीन, ये दक्षिणी सिंजियांग क्षेत्र से लेकर भारत के लद्दाख क्षेत्र तक फैली हुई है। ठीक है, अक्साई चीन दक्षिणी सिंजियांग से लेकर भारत के लद्दाख क्षेत्र तक है। यही कारण है कि इसे सामरिक महत्व का माना जाता है। और अक्साई चीन भारत चीन के मध्य विवादित क्षेत्र है। ठीक है, जिस पर भारत द्वारा दावा किया जाता है वर्तमान में यह चीन द्वारा नियंत्रित है। एक दिन हम भी इसको अपने हमारा ही पार्ट है तो हम इसको अपने अंडर करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो है इस पे नियंत्रण चाइना का है। ठीक है, चाइना का नियंत्रण है। नेक्स्ट हमारा है गोगरा एवं हॉट स्प्रिंग। क्या है गोगरा और हॉट स्प्रिंग? देखिए, यह स्थान लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा के चोंग चेनमो नदी, कौन सी, चोंग चेनमो नदी के किनारे स्थित है। और यह भारत चीन के बीच विवादित क्षेत्र भी है। वास्तव में गोगरा एवं हॉट स्प्रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से हॉट स्प्रिंग का नाम है क्याम। क्या नाम है हॉट स्प्रिंग का? क्याम था। ठीक है, यह क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में आता है। कहाँ पे आता है? पूर्वी लद्दाख में आता है। ठीक है, मई-जून 2020 में भारत चीन की सेनाओं के बीच यहाँ संघर्ष की स्थिति बनी थी, जिसके कारण यह स्थान चर्चित रहा। नेक्स्ट है हमारा दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, दौलत बेग ओल्डी इसका मतलब होता है जहाँ पे जो है क्या कहते हैं आपका, रिच पीपल जो है, जहाँ पे उनकी डेथ होती है, आई थिंक यही है। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच एक बड़ा मुद्दा देपसोंग घाटी भी रहा है। ठीक है, तो कौन सी घाटी है? देपसोंग घाटी। और देपसोंग घाटी के पास ही स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई पट्टी। ठीक है, ये सबसे ऊंची हवाई पट्टी है दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, दौलत बेग ओल्डी, जिसे भारतीय वायुसेना ने बनवाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है हिंद महासागर क्षेत्र के प्रभाव। क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र के प्रभाव, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए, 26 दिसंबर 2019 को भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में मेडागास्कर और कोमोरोस का समावेश किया है। ठीक है, भारत द्वारा कहाँ पे? हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में किसको किसको शामिल किया है? याद रखिएगा, मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर और कोमोरोस। ठीक है, मेडागास्कर और कोमोरोस को का समावेश किया है। हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग भारत के समुद्री पड़ोसी कौन कौन है? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स से संबंधित मामलों की देखभाल करता है। और इसमें क्या है? इन दोनों द्वीपीय राष्ट्रों का समावेश हिंद प्रशांत के भीतर हिंद महासागर के द्वीपों को बढ़ते रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। किसको किसको किया है? मेडागास्कर और कोमोरोस को। ठीक है, मेडागास्कर और कोमोरोस को। लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग को ये आइडिया तो होगा इसके बारे में। तो देखिए, ये जो है एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है लेबनान, और उसी की राजधानी है बेरूत, वहां पे विस्फोट हुआ है। ठीक है ना, विस्फोट हुआ है। और ये जो है इसमें देखिए यहाँ पे 2 मेन रिलीजन के, अब इसकी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 68 या फिर ऐसे ही 65-68 नियर अबाउट पॉपुलेशन 68 लाख। ठीक है, 65-68 लाख पॉपुलेशन है, देख लीजिएगा। द 2 मेन जो ये जो 2 एरिया हैं उसमें जो रिलीजन है, ठीक है ना, वो इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी, यानी कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये जो है 54% जो है इसमें इस्लाम है, सुन्नी और शिया, और क्रिश्चियनिटी 40.7% है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ग्रीस जो है, शायद ग्रीस से ही जो है, हाँ, अगर मैं एक बार चेक करिएगा कि ग्रीस से एक बार शिप आती है यहाँ से, कुछ साल पहले की बात है ये। ठीक है, आई थिंक 2013 में एक शिप आती है और उसमें अमोनियम नाइट्रेट मौजूद होता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट मौजूद होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है।
तो क्या होता है कि ये लोग जो है लेबनान में इनको वापस नहीं जाने देते हैं, कहते क्योंकि ये विस्फोटक होता है, तो कहते हैं इसको जो है शिप को इसको आप वापस लेके नहीं जा सकते, तो इसको स्टोर कर दिया जाता है वहीं पे। लेकिन ये बहुत बड़ी इनकी गलती रहती है कि इतना बड़ा जो है एक बहुत ही ज़्यादा वो एक पोल्यूटेड एरिया भी है, पोल्यूटेड ऐसा नहीं कह सकते कि सॉरी पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है ना, वो जो है एक शिपयार्ड भी है, तो वहीं पे उन्होंने किसी जगह पे स्टोर कर रखा होता है, ठीक है। तो ये 2013 से रखा हुआ होता है और अब जाके इस पे विस्फोट होता है। तो ये बेरूत में एक भीषण विस्फोट हुआ है और 2750 टन, कितना भी पता चले उनको टन भी पूछ लेना है तो एक बार देख लीजिएगा, 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट NH4O3, ठीक है, NH4 हाँ NH4NO3 क्यों है यह, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट एक गंधहीन, रंगहीन और क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील है। जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट का घोल को गर्म करने पर यह नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, लॉफिंग गैस में बदल जाता है। तो अगर इसमें जल को इसमें वाटर जो है मिक्स कर दे तो ये जो है लॉफिंग गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा स्टोरी था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब एक इवेंट था, बहुत फोकस में था, तो कासिम सुलेमानी की जो है डेथ हो गई है, ठीक है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब देखिए इसमें अगर चलिए छोड़ दीजिए उसको, अच्छा कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। ईरान जो है ईरानी जनरल थे कासिम सुलेमानी, ठीक है, ईरानी जनरल थे कासिम सुलेमानी। ये जो है 62 ईयर्स जो है मिलिट्री पर्सनल थे, ठीक है ना। कुर्द फोर्सेस को ये लीड कर रहे थे, ठीक है, कुर्द फोर्सेस को ये लीड कर रहे थे। तो ही वॉज किल्ड एट बगदाद एयरपोर्ट, ठीक है, बगदाद में इनको मार दिया जाता है और अमेरिका का इसमें हाथ रहता है। ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड अगर बात करें, ईरानियन रिवोल्यूशनरी जो गार्ड्स होते हैं, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड, ये इसके कमांडर थे, ठीक है। तो जो कासिम सुलेमानी थे वो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर थे, ठीक है ना, ओके। तो ये जो है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर थे कासिम सुलेमानी। और ये जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है उसको जो है अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था दुनिया में। और कौन कौन सी कंट्रीज ने किया है आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और इसकी वजह से इनका जो है अगर इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है अगर वो किसी को मार देते हैं, यानी कि कासिम सुलेमानी को मारने पे, क्योंकि उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जा चुका था, इसलिए कासिम सुलेमानी को मारने पे जो है अमेरिका है या डोनाल्ड ट्रम्प है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। वहाँ के वहाँ की जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री होती है वो ये भी कहती है कि ये सारी चीज़ें जो की गई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, उनके अकॉर्डिंग, उनके सजेशन पे की गई हैं, ठीक है। तो इनकी मौत हो गई। और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन छोड़ दिया, ठीक है। तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अमेरिका ने छोड़ दिया। अब ये मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है ये, अदरवाइज ये बहुत लंबा होता जाएगा। अब ये क्या है, यह कार्यक्रम चीन, देखिए इसमें है भी शायद, यह कार्यक्रम चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, जिसका उद्देश्य था ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन को कम करना, ठीक है। उद्देश्य क्या था, ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन को कम करना, ठीक है। तो कौन कौन था, चीन था, फ्रांस था, जर्मनी था, रूस था, यूनाइटेड किंगडम था और अमेरिका था, लेकिन अमेरिका ने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारा। और नेक्स्ट हमारा है भारत नेपाल तनाव, ठीक है। भारत नेपाल तनाव क्या है देखते हैं इसको, चलिए। देखिए नेपाल ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है, एक नया मैप अप्रूव कर दिया और इसमें जो है आपका लिपू लेक और काला पानी और लिम्पिया धूरा, इनको जो है इन्होंने अपने एरिया में इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो नेपाल के आधिकारिक रूप से अपना एक नवीन मानचित्र जारी किया है जो उत्तराखंड के काला पानी, लिपिया धूरा और लिपू लेक, ठीक है, काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेक को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। इसी क्रम में नेपाल की संसद ने नेपाल का दूसरा संवैधानिक संशोधन पारित कर दिया है और नेपाल की इस प्रतिक्रिया ने भारत को अचंभित कर दिया है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है ना कि नेपाल जो है थोड़ा इन्फ्लुएंस में जा रहा था चाइना के, ठीक है। तो उसने जो है उनके इन्फ्लुएंस में आगे काम किया और केपी शर्मा जो ओली थे उनका भी जो कुछ जो है थोड़ा सा ज़्यादा उनका उसी तरीके से था वो, हाँ। तो ये जो डिस्प्यूट था इंडिया और जो है नेपाल के बीच में, ठीक है, ये कुछ जो है एरियाज जैसे काला पानी हो गया, लिपियाधुरा हो गया, लिपू लेक हो गया, ठीक है।
तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा जो है इसमें जो है ज़्यादा डिक्टेट ना किया जाए, जो है एज इट इज़ पढ़ के, क्योंकि बहुत जल्दी कवर भी करना आप लोग का मैसेज आ रहा है, ज़्यादा टाइम है नहीं इसमें करने को, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है चाबहार परियोजना, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।